वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका सहारन गुरु डिजिटल क्लास में स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12th की बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इसमें थर्ड चैप्टर की बात शुरू हुई थी, जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में हमने बात किया और इस जनन स्वास्थ्य के संदर्भ में एक बहुत बड़ी घटना जो होती है उसकी बात हम लोगों ने शुरू किया था और उसकी डिटेलिंग हम करेंगे इस वीडियो में कि आखिर गर्भपात की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसकी क्या विधि है। इसके पहले हम एक छोटा सा कोटेशन देख लेते हैं जो गवर्नमेंट की रूलिंग के रेफरेंस में है कि भारत सरकार गर्भपात के संदर्भ में किस तरह के नियम हैं और कैसे इसको करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्भपात कानूनन रूप से अवैध प्रक्रिया है। अगर सामान्य तौर पर एक स्वस्थ बालक किसी माँ के गर्भ में है और माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं तो इस स्थिति में हमारा कानून गर्भपात की इजाज़त नहीं देता है। ये बात आप समझें। और इसको और क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स दिए हैं, उनके बारे में दो लाइन देखते हैं कैसे क्या है। तो इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटना को रोकने के लिए क्या है, घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर और विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता का चिकित्सीय समापन अधिनियम संशोधन 2017 अधिनियमित किया गया था। अब इसमें क्या है कि एक्चुअल में एबार्शन या गर्भपात के संदर्भ में हमारे यहाँ कानून पहले से मौजूद है, लेकिन उसमें कुछ करेक्शन किया गया, कुछ संशोधन किया गया 2017 में। और इस अधिनियम, इस नियम के अनुसार एक पंजीकृत, याद रखना, एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था के पहले ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है, पहले 12 हफ्तों के भीतर, यानी 12 हफ्ते 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसकी बात हम लोग किए थे कि भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। अगर गर्भावस्था 12 हफ्तों से अधिक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस हो गया लेकिन 14 हफ्तों से कम हो तो, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के समाप्त होने के पहले तक 6 महीने तक, 3 महीने के बाद से लेकर 6 महीने तक की अवधि की बात हो रही है, तो इस अवस्था में सगर्भता का चिकित्सीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय होना चाहिए। क्लियर हुआ? अगर पहला की फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो यानी कि पहले 3 महीने तक तो एक ही डॉक्टर की राय चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंटर कर गए वो प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की एकमत राय होनी चाहिए, तभी इसका एबार्शन किया जा सकता है। 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय होना आवश्यक है। और इसमें राय क्या है, देखिए क्या बातें होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। कंफर्म कर रहा है कि गंभीर स्थिति कोई हो जिससे कि उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का खतरा होगा, तब हो सकता है। दोनों कंडीशन में, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो भी यही कंडीशन है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में है
तब भी यही कंडीशन है। ट्राइमेस्टर बोल रहे तो 3-3 महीने की जो अवधि है, पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना, ये 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 9 महीने का समय होता है, ये आपको मालूम होगा, पिछले चैप्टर में हम लोग बात किए थे। तो पॉइंट्स यही दो होंगे, लेकिन अगर पहला ट्राइमेस्टर है तो वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर, वो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, MBBS एटलीस्ट। और जब 3 महीने से बाद की अवधि है तो फिर वहां पर 2 हो गए, ये डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? शारीरिक व मानसिक असमानताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा हो। यानी दोनों कंडीशन, 2 कंडीशन है, माता और उसके बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य में किसी भी तरह की अगर गंभीर परेशानी आ रही है, गंभीर कठिनाई हो रही है, तो उस कंडीशन में गर्भपात कराया जा सकता है। शारीरिक के साथ साथ अगर मानसिक स्थिति के लिए भी उनकी सामाजिक जीवन में वो ये महसूस करते हैं कि इस गर्भ का रहना उनके जीवन में भविष्य में आगे चल के उनको मानसिक पीड़ा देगा, और ये बात हम साबित कर पाते हैं। मुख्य रूप से मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे बलात्कार के केसों में, जहाँ पर भी बलात्कार के केस हैं, उन स्थितियों में वो महिला, उस महिला के साथ साथ वो बालक जो जन्म लेगा, इस दुनिया में आएगा, उन दोनों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ना मानो, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो खतरा है। वो मानसिक रूप से कभी भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो एक अनचाहा गर्भ है, और उस अनचाहे गर्भ की भी जो प्रवृत्ति है वो उसके लिए स्वीकार्य नहीं है। तो इन परिस्थितियों में गर्भपात की इजाज़त दी जाती है, कानूनन मान्यता है, लेकिन कंडीशंस यही है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है तो एक डॉक्टर की राय होगी, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो 2 डॉक्टरों की राय होगी, प्लस उसका कौन सा सोशल एस्पेक्ट क्या होगा, तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए गर्भपात की इजाज़त दी जाती है। आइए अब इसकी डिटेलिंग करते हैं। सगर्भता का चिकित्सीय समापन किस कंडीशन में होता है, इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। अब ये कैसे क्या प्रोसेस है, इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित, इंड्यूस्ड, फोर्स किया जाता है। प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय गर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ब्रीफ नेम है MTP कहते हैं। यानी कि गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले ही जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन, गर्भ के समापन का मतलब क्या हुआ कि उस भ्रूण की हत्या होनी है, उस भ्रूण की हत्या होनी है, उसका जीवन समाप्त किया जाना है। तो ये MTP की प्रक्रिया है। देखिए आश्चर्य की क्या बात है, पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन, 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। अब यहां मैं स्पष्ट करूंगा थोड़ा सा, ये जो आंकड़ा दिया गया है 4.5 से 5 करोड़ का, ये आंकड़ा तो जो नोटिस रजिस्टर्ड गर्भपात हैं उसके हैं,
इसके अलावा भी दुनिया के हर समाज में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के हर समाज में शायद इतने या इससे ज़्यादा एमटीपी के केसेज होते हैं, सगर्भता का समापन किया जाता है। उसकी कारण आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा स्थितियाँ, मादा भ्रूण हत्या एक तो सबसे बड़ा कारण हो गया है हमारे देश में। दूसरे देशों में भी ये समस्याएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी बहुत बार बहुत सारे दंपत्ति, बहुत सारी महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं असुरक्षा की वजह से, और उस स्थिति में वो गर्भपात कराती हैं। समाज में एक प्रचलन हो चुका है बहुत सारी परिस्थितियों में एमटीपी करा लेना, और बहुत सारे गर्भपात जो कराए जाते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो संख्या दी गई है, इस संख्या से कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में गर्भपात हर साल, हर महीने, हर दिन पूरी दुनिया में होते हैं। फिर भी अगर डेटा को हम ये देखें तो 1/5, अगर दुनिया में 5 बच्चों का जन्म होता है तो छठा बच्चा का गर्भपात हो जाता है। ये बहुत बड़ा डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। अब एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट हम इस पक्ष में हैं कि सगर्भता को कानूनी बनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो मनमाने तरीके से गर्भपात कराए जा रहे हैं समाज में, और विशेष तौर पर जो मादा भ्रूण हत्या की कहानी चल रही है, इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। इसे वैधानिक तो करना चाहिए। और बड़े मजे की बात है, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी अल्ट्रासोनोग्राफी की बात है। एमनियोसेंटोसिस तो हमारे चैप्टर में था ही, इसके अलावा मैंने कहा था अल्ट्रासोनोग्राफी वाली बात। तो अल्ट्रासोनोग्राफी की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत आसान सी प्रक्रिया है, जस्ट लाइक एक्सरे की तरह की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के द्वारा भी गर्भ के लिंग का निर्धारण कन्फर्म हो जाता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा नर है या कि मादा है, बालक है या बालिका है, और उस स्थिति में मादा भ्रूण हत्या की जा रही है। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, और मुझे लगता है कि इस बात को आप लोग भी गंभीरता से समझोगे। आने वाले समय में इस बात की वैल्यू आप समझोगे और अपने जीवन में प्रयोग करोगे। तो बनाया जाना चाहिए, हम लोग इसके पक्ष में हैं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। हमारे यहाँ बहुत पहले से ही ये मान्य है। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो सबसे बड़ा इसका दुखद पहलू है, जिसके बारे में मैं अभी बात किया कि इसको कानूनी होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जो कि अभी भारत सरकार के संशोधन में जो 2017 में संशोधन किया, उसमें जो 2 पॉइंट्स लिखे थे वही स्थिति होनी चाहिए और उसका कठोरता से पालन होना चाहिए। तो ये स्थितियां हैं, और हमको मुखर होके एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि जानकारी ही बचाव है। जानकारी ही बचाव है, इस पूरे चैप्टर की थीम ही यही है कि जानकारी ही बचाव है। जैसा कि हमने कहा, हम लोगों ने बात किया था, अभी आगे भी बात करेंगे, जितने भी से STDs हैं,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यौन संक्रमण, उन सब केसेज में इसके साथ ही साथ इस सगर्भता की स्थिति में भी हमारे पास समुचित जानकारी होनी चाहिए है, तो हम समुचित समय पर उसके लिए बचाव कर सकते हैं। ठीक है, आइए ये समापन क्यों पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों। निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं को से मुक्ति पाना है। अब अनचाही सगर्भता क्या है, अब यहाँ इसको डिटेलिंग कर रहा है। फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित एवं संबंधों का परिणाम हो, या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने, या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। 3 रीजन दे रहा है मुख्य रूप से। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। इन सारी परिस्थितियों में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जरूरत पड़ती है, होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लास्ट पॉइंट है, मेरा फोकस यही होगा और सरकार भी यही कहती है कि उस स्थिति में जब मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो। अब ऐसा हुआ कि बहुत सारे केसेज में असुरक्षित यौन संपर्क किया और फिर प्रेगनेंसी होने के बाद उसको एबॉर्ट कराते हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। अच्छा है भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो भी बात हुई, इसके बाद द्वितीय तिमाही में सगर्भता गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। अगर आफ्टर 3 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद उसका गर्भपात कराना बहुत ही घातक होता है, जो कि विशेष तौर पे उस स्त्री के लिए, उस माँ के लिए जिसके गर्भ में बालक पल रहा है, भ्रूण विकसित हो रहा है, उसके जान के लिए खतरा हो जाता है। इसके बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से, जिसकी बात हमने अभी की कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों द्वारा कराए जाते हैं। भाई कोई एक्सपर्ट डॉक्टर, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर इस तरह की प्रक्रिया नहीं करेगा सामान्य तौर पर। और उस स्थिति में लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे नीम हकीम के पास, जिसको झोला छाप भी कहते हैं, उस तरह के डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं और वो अकुशल तरीके से, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे नहीं होते, उनकी प्रॉपर सैनिटेशन भी नहीं होती, साफ सफाई भी नहीं होती, और उस स्थिति में गर्भपात करा देना उस माँ के लिए, उस स्त्री के लिए बहुत ही घातक हो जाता है। तो अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल क्या हो रहा है, असुरक्षित होते हैं, बल्कि जानलेवा भी सिद्ध होते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं समाज में कि किसी भी वजह से कोई लड़की, कोई स्त्री गर्भवती हो गई, घर वाले नहीं चाहते हैं, वो चोरी चुपके से ले जाके किसी नीम हकीम के यहाँ अपने मोहल्ले में, अपने गांव में उसका अबॉर्शन कराते हैं, और उस स्थिति में उसके जान को खतरा होता है, क्योंकि उनके पास पूरा एक्सपर्टीज नहीं होता, वो अनुभवी नहीं होते, उनको उतना ज्ञान नहीं होता, इसके साथ ही साथ उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती, जिसकी वजह से ये जानलेवा हो जाता है। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बेधन, एमनियोसेंटोसिस का दुरुपयोग, यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है।
ऐसा नहीं है रहा। एक जमाना था जब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का विभेद हुआ करता था, लेकिन अब आज की तारीख में क्या हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ी बहुत जानकारी, नहीं होता कि अधगल गगरी छलकत जाए कुछ इस तरह का, तो लोगों के पास कुछ नॉलेज तो है, लेकिन पूरी नॉलेज न होने की वजह से ये प्रवृत्ति गांवों में भी अब तेजी के साथ फैल रही है। अधिक बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप देखना, आपको जानकारी में कुछ बड़े हो जाएंगे तब आपको ये पता लगेगा कि बहुत सारे आपके आस पड़ोस के लोगों ने ये प्रक्रिया कराई है या करा रहे हैं। क्या कि सपोज दैट किसी की एक बिटिया है या 2 बेटियां हैं, तो अगर तीसरी बार वो स्त्री गर्भवती होती है तो उसका सेक्स, उसके उल्बेधन की सहायता ली जाती है, या इससे आसान मैं बता रहा था कि अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई है। ये कंफर्म कराते हैं लोग कि गर्भ में पलने वाला बच्चा वो नर है कि मादा है, और इस आधार पर अगर वो इस बालिका है, मादा है गर्भ में पलने वाली संतान, तो उसका गर्भपात करा दिया जाता है। तो ये, जबकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, इलीगल है, लेकिन ये आपको पता ही होगा कि बहुत सारा काम हमारे समाज में कानूनी न होकर गैर कानूनी ही होता है, और उसको एक तरह से सामाजिक मान्यता भी प्रदान कर दी गई है कि चलो भाई होता है तो होता है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान के जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्ति को रोका जा सके। फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा, जानकारी ही बचाव है, और इस बात को समझते हुए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास समुचित ज्ञान हो, सही ज्ञान हो, अधकचरा ज्ञान न हो जो कि सोशल मीडिया से आपको मिलता है और तमाम वो सड़क छाप या वो टॉयलेट छाप पंपलेट्स वगैरह से मिल जाता है। नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशंस अधूरी हैं, गलत हैं, भ्रामक हैं, उनसे बचना है और लोगों को भी बचाना है। और यही वजह है कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इस पक्ष में हैं कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए। अगर समुचित सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाएगा समाज में बच्चों को, तो फिर उनके पास अधकचरा ज्ञान होगा, और ये अधकचरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है और जानलेवा होता है, जिसकी वजह से तमाम तरह की सामाजिक समस्याएं खड़ी होती हैं। तो फिर से वही बात, उसी बात से इस वीडियो का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे, यौन संचारित संक्रमण। इस यौन संचारित संक्रमण की जब हम बात करें तो उसके पहले फिर से मैं ये रिपीट कर दूं कि इस तरह के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एसटीडी से बचने के लिए, या इसको वेनरल डिजीजेज भी बोलते हैं, वेनरल डिजीजेज, इनसे बचने का सबसे सही उपाय और सुरक्षित उपाय हमें असुरक्षित यौन संबंधों से बचना है, और प्रयास करें कि यौन संबंधों के दौरान जो गर्भ निरोधक उपाय है विशेष तौर पे कंडोम का प्रयोग करें, जिससे कि इस तरह के रोगों से बचा जा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि एक दंपत्ति में एक दंपत्ति में किसी को भी किसी वजह से कुछ इन्फेक्शंस हो गए,
तो वो इन्फेक्शंस ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे को। इसकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये छोटा सा वीडियो है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।